मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। दोस्तों, मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं, आप उनको अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में देखते रहते हैं। सर का पहला वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। हालांकि उसके पहले वो मेरे साथ कई डिबेट्स में दिखते रहे हैं, लेकिन एक वीडियो उन्होंने सोलो बनाया था जो था करतारपुर कॉरिडोर का। इन्होंने खुद पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई किया था, ये अकेले इन्होंने ट्रैवल किया था, बॉर्डर गए, बॉर्डर पे इन्होंने पूरी प्रोसेस दिखाई, वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो दिखाया और खुद ही अपनी सेल्फी स्टिक से या जैसे भी अपना मैनेज करके गुरुद्वारे के अंदर तक इन्होंने फोटोग्राफी करी। आप सब लोगों ने इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स भी किए थे, लेकिन आपने उसमें एक चीज पर ध्यान नहीं दिया। वो चीज ये थी कि जब सर पाकिस्तान के गुरुद्वारे के अंदर शूट कर रहे थे तो पीछे से उनके जो लोग होते हैं, जो भी उनके ऑफिसर्स होते हैं, उनकी आवाज आ रही थी कि मोबाइल अंदर रख दीजिए नहीं तो जब्त हो जाएगा। उसके बावजूद भी सर लगातार शूट करते रहे और वो वीडियो बहुत ज़्यादा हिट हुआ, पॉपुलर हुआ। आपके हमको हज़ारों कमेंट्स मिले, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने उस वीडियो को सराहा। उसी से हमको मोटिवेशन मिला और अब हम आपके लिए समय समय पर बहुत सारे विषयों पर वीडियो लाते रहते हैं। अभी हाल ही में सर ने भोपाल गैस ट्रेजिडी पर एक वीडियो बनाया, आप लोगों ने अगेन उसको बहुत पसंद किया। G20 देश क्या होते हैं, मोदी जी उसकी अध्यक्षता क्यों कर रहे हैं, वो आपने बहुत पसंद किया। एक चीज़ आपको नहीं पता अभिषेक सर के बारे में कि सर एक बहुत अच्छे ट्रैवलर हैं। 22 से 23 कंट्री ये अभी तक घूम चुके हैं और लगभग भारत का तो शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जो सर ने अभी तक ना देखा हो। अभी हाल ही में इन्होंने यूरोप की यात्रा करी, जिससे रिलेटेड भी हमने आपको वीडियो दिखाया था, फ्रांस का, जहाँ पे सर स्वयं आईफिल टावर गए हैं और दूसरी जगहों की भी। अब हम आपकी रिक्वेस्ट पर उनसे ये बात करने जा रहे हैं कि यदि हमको यूरोप की यात्रा करनी हो तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। हम बिल्कुल बेसिक्स बात करेंगे, कुछ जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलती रहेगी, कुछ मैं उसको स्क्रॉलिंग पे भी लगाऊंगा, वो भी आपको मिलेगा। और हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आज हम बात करेंगे यूरोप का वीज़ा कैसे लेते हैं, यूरोप की छुट्टी कैसे प्लान करते हैं और आपके पासपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हम अगेन स्वागत करते हैं लेखक, विचारक, चिंतक अभिषेक खरे जी का। सर आपका बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में सर आपने यूरोप की यात्रा करी, तो सबसे पहले हमारी ऑडियंस को ये बता दीजिए आप कि किस मंथ में, किस ड्यूरेशन में आपने वो यात्रा करी और उस ड्यूरेशन को चूज करने के पीछे कोई खास वजह। जी, सबसे पहले तो ये है कि यूरोप की यात्रा का जो बेस्ट टाइम है वो होता है लगभग जून से सितंबर अक्टूबर तक का, वो बेस्ट टाइम है। उसके बाद से तो फिर ठंड शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद से दूसरी परेशानियां हैं। जो मुझे लगता है बेस्ट टाइम सितंबर, मैंने उसमें यात्रा करी। और एक बड़ी परेशानी ये है सितंबर के साथ कि उस समय बहुत ज़्यादा सीज़न होने के कारण महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वैसे भी यूरोप महंगा है और वो थोड़ा सा और महंगा हो गया, तो एक परेशानी है। लेकिन आप किसी भी अगर देश में, कंट्री में जा रहे हैं तो मुझे लगता है आप हमेशा सर्च करके जाएं कि बेस्ट ट्रैवलिंग टाइम कौन सा है, उसी में जाइए। तो आपके लिए बेस्ट ट्रैवलिंग टाइम जो है वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर? जी, मेरे लिए नहीं, वो यूरोप का बेस्ट ट्रैवलिंग टाइम। तो इस दौरान वहाँ पे क्या टेम्परेचर होता है? बहुत ही नॉर्मल रहता है, लगभग 16 से लेकर 25 के बीच में रहता है। बहुत प्लीजेंट टेम्परेचर रहता है, बहुत बढ़िया क्लाइमेट रहता है। और सबसे अच्छी चीज़ है, ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्मी, तो आपको ट्रैवलिंग में इजी होते हैं। आपके पास ट्रैवल टाइम ज़्यादा मिलता है, दिन में आपको काफ़ी ऑलमोस्ट 7 बजे से लेकर 12-1 बजे तक रात में आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती नहीं है। तो वो बेस्ट टाइम होता है मुझे लगता है। जब मैं सर से चर्चा कर रहा था इस इंटरव्यू के पहले, तो मुझको पता लगा कि ये यात्रा उन्होंने स्वयं प्लान की है। इसके लिए सर ने किसी ट्रैवल एजेंट की मदद नहीं ली। तो जनरली हम लोगों के दिमाग में ये कहीं चीज़ घर कर गई है कि यूरोप जाना है तो हमको सारी चीज़ें एकदम रेडीमेड मिल जाए, हमको कोई पैकेज मिल जाए, लेकिन सर ने वैसा नहीं किया। सर, ट्रैवल एजेंट की आपने मदद नहीं ली, कोई खास वजह? तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, जो नए लोग हैं जिन्हें पहली बार कहीं बाहर जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है उनका फॉरेन का, तो उन्हें मेरा सजेशन है पैकेज लेके जाना चाहिए और ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही सारा अरेंजमेंट करना चाहिए। अब चूंकि मेरा काफ़ी सालों की हो गए, 20-25 साल से मैं लगातार फॉरेन ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत सारे देशों में जा चुका हूँ, तो वो बेसिक्स मुझे पता हैं, तो ज़्यादा परेशानी आती नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि खुद ही कर लूँ। तो मुझे, क्योंकि एग्जैक्ट मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, किस पर्टिकुलर जगह में घूमना चाहता हूँ, किस लोकेलिटी में रहना चाहता हूँ, फिर मेरा ट्रैवल का तरीका थोड़ा सा इस तरह का है कि मैं वो फिक्स ट्रैवल प्लान मेरे को सूट नहीं करता, क्योंकि मैं लोकल में बहुत ज़्यादा घुलना मिलना चाहता हूँ, लोकल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लोकल लोगों के साथ इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। और विशेष तौर पे उन जगहों में जाने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। जो बहुत ज़्यादा फेमस ट्रैवलिंग वाले प्लेस होते हैं उसमें बहुत क्राउडेड होता है, उसमें मज़ा भी नहीं आते। तो कुछ ऐसी जगह भी मैं प्लान करता हूँ जो
कम भीड़ हो और यूनिक हो, तो इसलिए मैं प्लान खुद ही करता हूँ। लेकिन मेरा सजेशन बहुत साफ है कि कोई भी नए ट्रैवलर हो या जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं हो, उन्हें ट्रैवल कंपनी के या कोई ट्रैवलर से ही हेल्प लेना चाहिए और प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए। तो क्योंकि सर बहुत सारी कंट्रीज का ट्रैवल कर चुके हैं तो उनके पास ऑलरेडी वो एक्सपोजर था। जब भी आप ट्रैवल एजेंट से कोई पैकेज लेते हैं तो उसमें फिक्स डिपार्चर्स होते हैं, फिक्स अराइवल होते हैं, पूरा जो आइटनरी होता है वो फिक्स होता है। आपको जितने बजे सुबह उठना उतनी बजे उठना है। आपके साथ एक ग्रुप ट्रैवल कर रहा होता है और अमूमन आपको उस ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेशन में चलना होता है। मैं एक उदाहरण के लिए समझाता हूँ कि मान लीजिए आप ताजमहल गए, हालांकि हम बात कर रहे हैं विदेश की, आपको समझाने के लिए। यदि आप ताजमहल जाते हैं और आपने ग्रुप पैकेज लिया हुआ है जिसमें आपके साथ 40 लोगों को ट्रैवल कंपनी ने सेम पैकेज सेम डेट पे दिया हुआ है और आपने ताजमहल विजिट कर लिया 10 मिनट में, लेकिन बाकी लोग 2-2, 3-3 घंटे उसको देख रहे हैं, तो आपको फिर उनका वेट करना होगा क्योंकि वो एक कॉमन बस करते हैं या कोच करते हैं। इस तरीके की और दूसरी परेशानियां जो एक समूह में चलने में हो सकती है, उसको अवॉइड करने के लिए सर ने बिना ट्रैवल एजेंट के ये पैकेज लिया। और सर अगला सवाल आपसे ये है, यूरोप जाने के लिए आपके पासपोर्ट तो होनी चाहिए, तो हम सभी को पता, उसके बगैर तो विदेश यात्रा हो ही नहीं सकती है। और क्या होना चाहिए पासपोर्ट से रिलेटेड? देखिए, सीधे पहले तो मैं पासपोर्ट पर बेसिक बात कर दूं कि पासपोर्ट होना ही काफ़ी नहीं है। बहुत सारे, जब मैं अप्लाई कर रहा था, मैं फ्रांस के थ्रू गया हूँ यूरोप, तो मुझे पता चला कि बहुत से जो वीज़ा हैं वो सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता लोगों को कि उसमें वैलिडिटी, जब आपकी ट्रैवलिंग जो डेट है एंड हो रहा है वहाँ पे, उससे भी 6 महीने आगे तक की होना चाहिए। लोगों को पता नहीं होता। कई बार ये होता है कि कई लोग अप्लाई करते हैं लेकिन उनके पासपोर्ट पर ब्लैंक पेज ही नहीं होते, तो फिर वो कैसे अप्रूव होगा? तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप पता नहीं होती। कई बार अप्लाई करते हैं, सारा प्रोसेस करते हैं और फिर बाद में वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इन बेसिक चीज़ों को ध्यान रखें। ये मेरा पहला सजेशन है किसी भी व्यक्ति को जो प्लान करे, पहले पासपोर्ट को देखें और उसके बाद से ही शुरू करें। तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडियंस पासपोर्ट के लिए कि जिस डेट को आप, मान लीजिए आपने 10 तारीख को आपको फ्रांस में लैंड करना, 10 जनवरी को, और आपको वहाँ से रिटर्न आपकी फ्लाइट है 20 तारीख को इंडिया के लिए, तो 20 तारीख जो आपका रिटर्न डिपार्चर डेट है, उसके बाद आपके पास एग्जैक्ट 6 महीने की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट में होनी चाहिए, 6 महीने से भी ज़्यादा। इसका हमको ध्यान रखना है कि हमारा पासपोर्ट जो है, तो आप एकदम से 6-7 महीने का मार्जिन लेके क्यों चले। 1 साल का वैलिडिटी हो पासपोर्ट में, तब आप कोई भी हॉलीडे प्लान करें। और दूसरी चीज़ बताइए कि पासपोर्ट में खाली पेजेस होते हैं। जो लोग ट्रैवल नहीं करते हैं तो उनके पासपोर्ट में वो पेज होते हैं, उसमें वीज़ा लगता है और दूसरा अराइवल, डिपार्चर, इमिग्रेशन की सील्स लगती है। उस चीज़ के लिए वो डायरी, वो ब्लैंक पेजेस होते हैं। तो जो लोग ट्रैवल नहीं करते उन लोगों को ध्यान नहीं रहता कई बार इन चीज़ों का, तो आपके पास ब्लैंक पेजेस पर्याप्त होने चाहिए आपके पासपोर्ट में, जो अमूमन होते हैं, लेकिन आपको एक बार चेक कर लेना है। अब सर अगली सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप वो है वीज़ा। जनरली हम लोग उसको वीसा बोलते हैं आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में। जिस तरीके से हम जब पढ़ाई करते थे तो हम एजुकेशन बोलते थे, शेड्यूल बोलते थे, बट अब एजुकेशन को एडुकेशन कहा जाता है, शेड्यूल को स्केड्यूल कहा जाता है। इसी तरीके से इसको वीसा ही बोलते हैं, लेकिन एक आम बोलचाल की भाषा में वीज़ा। यूरोप का वीज़ा, तो यूरोप को सर अपन मोटे मोटे तौर पे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं फिलहाल। एक तो हो गया इंग्लैंड, लंदन, यूके, जो कि पूरी दुनिया में जानी मानी कंट्री है, अपने आप में एक आइडेंटिटी है, और दूसरा बाकी यूरोपियन कंट्रीज। आपने अभी कौन कौन सी कंट्री का प्लान किया था और इसके लिए किस टाइप के वीज़ा की रिक्वायरमेंट थी? देखिए, मैं तो घूमने ही जाता हूँ तो मैं टूरिस्ट वीज़ा ही लेता हूँ। अधिकांश देश अभी तक मैं घूमने गया हूँ। हाँ, चाइना वगैरह में ज़रूर मैं दूसरे वीज़ा लिए हैं मैंने, लेकिन अभी बात हम कर रहे हैं यूरोप की। तो यूरोप में क्या है, शेंजन वीज़ा मिलता है। शेंजन वीज़ा ऐसा है कि लगभग 26 जो यूरोपियन कंट्री हैं, EU की, यानी यूरोपियन यूनियन की 26 कंट्री हैं, उनमें वो वैलिड रहता है। आप किसी एक देश का ले लीजिए और 26 देश में आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं शेंजन वीज़ा। अब इस शेंजन वीज़ा को भी अप्लाई मुख्य रूप से 3-4 देश हैं यूरोप के जिनसे करना मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उन्हें करें। फ्रांस, इटली और स्पेन, इनसे करिए तो चांसेस काफ़ी रहते हैं कि वो इजीली मिलता है। बाकी बहुत सारे और, जैसा मैंने कहा 26 देश हैं, उनमें भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार उनके पास यहाँ पे एम्बेसी छोटी है, स्टाफ नहीं है, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन अगर आप यहाँ से कर रहे हैं फ्रांस से या इटली, स्पेन वगैरह, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि आपको शेंजन वीज़ा लेना जहाँ से है, तो ऐसा नहीं कि आपको पहले वहाँ ट्रैवल करना है। कई बार मैंने इसमें गूगल में पढ़ा है कि ऐसा लिखा है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी देश में एंट्री कर सकते हैं, कहीं से बाहर आ सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं। एक बार बस आपको वीज़ा मिल गया शेंजन, तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आती।
हाँ, लेकिन अब बात इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आखिर वीज़ा लेने के लिए प्रोसेस कैसे करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट। तो मेरा सजेशन है कि जो भी व्यक्ति ट्रैवलिंग के लिए यूरोप जाने वाले हैं, कम से कम जो भी ट्रैवल डेट है उससे 3 से 4 महीना पहले से प्लान करें, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसमें, बहुत सारे प्रोसेस हैं और वहीं गड़बड़ होती है। वहीं जो रिजेक्शन है वो इन्हीं वजह से होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वो मांग रहे हैं, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है। तो मैं एक बार आपको वो प्रॉपर बता देता हूँ कि बेसिकली जो शेंजन वीज़ा है, उस शेंजन वीज़ा के लिए सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टू एंड फ्रो एयर टिकट लेते हैं वो। इसके अलावा होटल, पूरा आपकी होटल की पूरी बुकिंग होना चाहिए। फिर डे टू डे इटिनरी जो आपकी होती है कि आप कहाँ ट्रैवल करोगे, कैसे ट्रैवल करोगे, वो होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके बाद कि आपके बैंक बैलेंस में, यानी आपका जो बैंक बैलेंस है वो पर्याप्त हो। अब पर्याप्त का यहाँ मतलब 3 से 5 लाख के बीच में, क्योंकि यूरोपियन कंट्री लगभग इतना मान के चलती है कि इतना आपके पास पिछले 6 महीने का जो बैंक बैलेंस वो आपसे ले रहे हैं वो 3 से 5 लाख के बीच में होना चाहिए। अब ये क्यों जरूरी है? उसकी वजह ये है कि यूरोप के जितने भी देश हैं वो थोड़े से महंगे हैं। यूरोप इस तरह से बजट मतलब ट्रैवलिंग वाला कंट्री नहीं है, तो थोड़ा सा महंगा है। तो वो चाहते हैं 3 से 5 लाख आपके पास पर्याप्त हो, आपके पास रिटर्न टिकट हो, होटल की बुकिंग पर्याप्त हो, जिससे आप आराम से वहाँ ट्रैवल कर सकें और कल को आप बोझ ना बने उन देशों के ऊपर। और एक और चीज़ ध्यान रखें कि वो आपसे हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस भी देखते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट हैं जो ज़रूरी हैं, आपके पास होना ही चाहिए। और यहाँ मैं बार बार आपको एक चीज़ कहूँगा कि आपकी जो बैंक बैलेंस है पिछले 6 महीने का, वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि बैंक बैलेंस पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है। आपके मतलब जो वीज़ा ग्रांट होता है वो उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखें, कई ऐसे केस भी हैं कि जब बैंक बैलेंस तो बहुत अच्छा है, हो सकता है उसका 5 लाख हो, 6 लाख हो, 8 लाख, 10 लाख का भी बैंक बैलेंस हो, लेकिन उसकी ट्रैवल हिस्ट्री ना हो। तो वो मैटर भी करता है कि अगर उसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, यानी उसने कहीं ट्रैवल नहीं किया, फ्रेश पासपोर्ट पे अगर वो यूरोपियन यूनियन में जा रहा है, तो हो सकता है कई बार वो रिजेक्ट करते हैं। फिर एज भी वो देखते हैं, फिर उसका प्रोफेशन भी देखते हैं, तो काफ़ी चीज़ों को देखते हैं। यूरोपियन कंट्री बहुत फ्रेंडली नहीं है इस तरह से कि वो नहीं चाहते हैं कि बहुत भारी मात्रा में लोग आएँ। वो चाहते हैं लोग आएँ, ट्रैवल करें, लेकिन ऐसे लोग आके ट्रैवल करें जो वेल टू डू हों, फाइनेंशियली साउंड हो, क्वालिटी पीपल। जी, ये एक परेशानी। तो सर ने 3-4 बड़ी मुख्य बातें बताई, क्योंकि सर इंग्लैंड नहीं जा रहे थे, यूनाइटेड किंगडम हम बोलते हैं। हाँ, यहाँ एक चीज मैं ये क्लियर कर दूं कि जो शेंजन वीजा की मैं बात कर रहा हूँ उसमें इंग्लैंड शामिल नहीं होता है, इंग्लैंड का वीजा अलग से लेना पड़ता है। तो क्योंकि सर इंग्लैंड ट्रैवल नहीं कर रहे थे इस वाली ट्रिप पे, तो इनका जो शेंजन वीज़ा था वो 26 देश कवर कर रहा था। हालांकि मैंने सर से पूछा था कि कौन कौन सी कंट्रीज थी, लेकिन इन 26 देशों में से अभी हम उसको लेंगे आगे विषय में। मुख्यतः सर गए हैं फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इस तरीके की कंट्रीज़ 4-5-6 कंट्रीज सर ने इस ट्रिप पे कवर की है। वो हम आपको, तो इसके लिए शेंजन वीज़ा एक रिक्वायरमेंट थी। मोटी मोटी बात इसमें क्या सामने आ रही है? सबसे पहली बात कि आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए 6 महीने का, एवरेज बैंक बैलेंस लगभग 3 से 4 लाख से ऊपर की एवरेज होनी चाहिए। सेकंड, जिस डेट को आप वीज़ा अप्लाई करो आपके पास पर्याप्त बैलेंस भी होना चाहिए। एक एवरेज बैलेंस अलग होता है कि आपके अकाउंट में भी दिखना भी चाहिए कि इतना तो पड़े ही है, क्योंकि उनको सेटल्ड लोग चाहिए। वो नहीं चाहते कि हर कोई आके यूरोप ट्रैवल करे, वो ये चाहते हैं कि जो भी लोग आए वो फाइनेंशियली ठीक ठाक लोग वहाँ पे मतलब खर्च करें और यूरोपियन कंट्रीज में जाके वो खर्च करें। ये पहला क्राइटेरिया सर ने बताया वीज़ा के लिए। तो आपको ये देखना होगा, यदि आपको इंग्लैंड की यात्रा करनी है तो शेंजन वीज़ा उसमें उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपको 26 देश जो यूरोप के और उसमें प्रमुख सारी कंट्रीज कवर होती हैं, इसके लिए शेंजन वीज़ा लेना होता है। सर शेंजन वीज़ा की फ़ीस क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है? मैं जैसे जनरल आपको बता देता हूँ। शेंजन के अलग अलग कंट्री हैं और वीज़ा का जो है फीस वो लगभग 8,000 रुपये से लेके और 15-16 हज़ार के बीच में है। ये अलग अलग कंट्री पे डिपेंड करता है। जैसे फ्रांस की लगभग 10,000 के आसपास है। वो किस समय आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें फ़र्क पड़ेगा, लेकिन 8 से 15,000 20,000 के बीच में ही सारी फीसेस हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वीज़ा फीस एम्बेसी अलग लेती है और बीच में एक एजेंसी होती है VFX, तो VFX अपने चार्ज अलग लेती है। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो वीज़ा फीस होगी वो अलग होगी और VFX के चार्ज अलग होंगे। तो इस तरह से 15-20 लगभग आप मान के चलिए, किसी भी यूरोपियन कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मोटे तौर पर 15 से 20 हज़ार का खर्च आपको आ जाएगा। और इसमें ध्यान रखिए वीज़ा का इंटरव्यू भी होता है, तो आपको जो ट्रैवल निकटतम अपने दिल्ली या बॉम्बे करना पड़ेगा वो एक्स्ट्रा है। इंटरव्यू की आपने बात करी सर, यदि कोई व्यक्ति इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं बोल पाता है, तो उसको इंटरव्यू क्या वो अपनी भाषा में दे सकता है? जी, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दूं कि ये जो
ट्रैवलिंग वाले इंटरव्यू होते हैं, मतलब टूरिज्म वाले वीज़ा के इंटरव्यू होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ऐसे वो क्वेश्चन आंसर नहीं पूछते। वो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हुए हैं उन डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल को ही चेक करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, और उनकी इच्छा हुई तो वो एक आध क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उनको पता है ये ट्रैवलिंग के लिए आए हुए हैं, टूरिज्म के लिए आए हुए हैं, तो इनको कोई बसना तो है नहीं, तो इंग्लिश ठीक ठाक बोल रहे हैं, बस काम चल जाए इतना वो करते हैं। नहीं, मान तो वो- लीजिए सर कुछ लोग जैसे इंग्लिश नहीं बोल पाते, मान लीजिए मेरे दादा ट्रैवल कर रहे जी। हैं, वो तो उनका विलेज बैकग्राउंड है, गांव से रहे हैं, जी, वो जी। एक भी किसी भी चीज को यहाँ नहीं यहाँ समझ वो पाए। इस केस में वो दो चीज चेक करते हैं कि आप सोलो ट्रैवलर हैं या कोई आपके साथ कर रहा है। आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती और आप सोलो ट्रैवलर हैं, तो वो फिर आपसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैनेज कैसे करेंगे। और अगर आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है जिसे इंग्लिश आती, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कुल मिला के भाषा जो है, मतलब बहुत यदि आपको बड़ा इंग्लिश part आए है। तो आप कंफर्टेबल रहेंगे वहां पे, लेकिन भाषा बहुत बड़ा ज्यादा criteria। इम्पैक्ट डालेगी नहीं हाँ। इस पूरी प्रोसेस में। जी। तो सर ने बताया कि जब आपको वीजा लेना होता है दूसरी कंट्री से, तो 8 से 15-16 हज़ार के बीच में खर्चा आता है, और आप किसी भी देश के थ्रू शेंजन वीजा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप उन कंट्रीज को चुने जिनकी एम्बेसी बहुत एक्टिव है, जहाँ पे लोग ज्यादा है। यहाँ एक चीज और मैं एक्स्ट्रा एडिशनल आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यूरोप में बहुत सारे देश हैं जो शेंजन वीजा के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन अगर आपके पास शेंजन वीजा है तो वो भी अपने आप फ्री ट्रेवल करने की परमिशन देते हैं, अनुमति देते हैं। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है आपके पास। तो ये भी एक एडिशनल बेनिफिट है। तो कुल मिला के यदि आपको शेंजन वीजा लेना है तो आप एम्बेसी कुछ चार्जेस लगाएगी, लेकिन आपको एक एजेंसी की जरूरत पड़ेगी जिसको हम VFX बोलते हैं। जब सर ने वो वीजा लिया था तो मध्य प्रदेश में एक लोकल एजेंसी थी जिसके थ्रू लिया था, वो भी अपने चार्जेस लगाते हैं। वो एजेंसी आपको वीजा देने का राइट नहीं रखती है ना सर? नहीं, VFX सिर्फ मिडिल मैन है, एक तरह से समझ लीजिए इस प्रोसेस में, कि यूरोपियन देशों ने एक एजेंसी हायर की हुई है जो उनके लिए वीजा कलेक्ट, लोगों के डॉक्यूमेंट कलेक्ट करती है, पासपोर्ट कलेक्ट करती है, और वो कलेक्ट करके वो एम्बेसी तक पहुंचा देती है। आपको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पूरी तरह से डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर, उनके ऑफिसर के ऊपर। वो जो VFX एजेंसी है वो केवल आपके डॉक्यूमेंट को ले जाने और लाने का काम कर रही है और स्क्रूटनिंग कर रही है। वीजा देना नहीं देना VFX के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ऐसा बहुत लोगों को गलतफहमी है, ये दूर करें। VFX का इस वीजा देने में कोई रोल नहीं है। तो ऑडियंस, अब मैं जाते जाते आपको मैं सिंपलीफाई एक और चीज, जी। मैं एक मजेदार चीज जरूर कहूंगा कि कभी भी यूरोपियन ट्रैवल अगर आप प्लान करें तो एक चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ लें, यूरोप में पब्लिक टॉयलेट SH नहीं होते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से मैं रिपीट कर देता हूँ, यूरोप में पब्लिक टॉयलेट नहीं होते हैं। आमतौर पे आपको होटलों में जाना पड़ता है, शॉपिंग मॉल में जाना पड़ता है, या जो छोटी छोटी उनकी दुकानें होती हैं उनमें जाना पड़ता है अगर आप कहीं मार्केट में घूम रहे हैं, और वो चार्जेबल होते हैं। उसमें 1 यूरो 2 यूरो वो चार्ज करते हैं, और कहीं भी पब्लिक टॉयलेट आपको लगभग नहीं मिलेंगे, और जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं वो भी चार्जेबल होते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप 15-20 दिन 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा खर्च आपका इस पब्लिक टॉयलेट में भी वाले सेगमेंट में भी होगा, तो ये भी ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, यूरोप में एक तो सिटी टैक्स लगते हैं, सारे टैक्स के अलावा सिटी टैक्स लेते हैं, वो अलग होते हैं, वो करीब 10 यूरो 12 यूरो होते हैं हर सिटी का, वो टैक्स होता है, तो ये भी ध्यान रखें। और तीसरी चीज़ ये होती है कि यूरोप की जो कंट्रियां हैं, जो लोग हैं, कुछ देश के तो थोड़ा फ्रेंडली हैं, बाकी जैसे मैं अगर कहूँ तो इटली में काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं, लेकिन फ्रांस में इतने फ्रेंडली नहीं हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा आजकल सर्च करके नेट वगैरह से समझ लेना पड़ेगा कि कितने लोग वहाँ फ्रेंडली हैं, फिर क्राइम का रेट क्या है। जैसे फ्रांस में क्राइम का रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में स्विट्जरलैंड में बिल्कुल नहीं है। तो ये सब चीज़ें आज नेट पर इसको पढ़ के समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ फैक्ट सर बता रहे हैं, हालांकि मैं उसको कवर करूंगा अपने अगले एपिसोड में, जब हम बात करेंगे कि सर जब और एक और चीज़ में वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि यूरोप में आमतौर पर होटलों में ब्रेकफास्ट फ्री नहीं होता। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखें, वो आपको एडिशनल लेना पड़ता है होटल में। जैसे भारत में या अन्य फॉर ईस्ट के कंट्री में आपकी होटल बुकिंग के साथ आपका ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वहाँ ये बिल्कुल नहीं होता, वो आपको एडिशनल लेना पड़ता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखें। तो इस विषय को हम कवर करेंगे। मैं अभी एक एक स्टेप आपको दिखाऊंगा ऑडियंस, कि सर ने जब फ्लाइट ली, फ्रांस उतरे, तो उनका पिकअप एंड ड्रॉप कैसा था, होटल में क्या क्या मिलता है, इन सब टैक्सेस के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा मैं आज चाह रहा था कि हम वीज़ा को ही कवर करें, बट सर को कुछ चीज़ें याद आती गई तो आपके साथ शेयर करी। अच्छा है, ये सब भी सुनते रहिए। यदि आप देख तो आप इसलिए रहे होंगे क्योंकि आप कभी ना कभी सोचते होंगे यूरोप जाने का, हम सभी लोग सोचते हैं। मैं जब भी यश चोपड़ा की फिल्में दिखता था और स्विट्जरलैंड के सीन्स दिखता था तो अपने आप को विजुलाइज करता था कि मैं भी एक दिन वहाँ पर माउंट एटलिस भी गया था, जहाँ वो DDLJ की शूटिंग हुई, पूरा मैंने वो शूट भी किया। तो उस पे भी सर हम अलग से आ जाएंगे। तो अब अंतिम में जाते जाते 5 चीज़ें बता दूं आपको। पासपोर्ट में सिर्फ 2 चीज़ें आपको देखनी है कि उसकी वैलिडिटी 6 महीने से ज़्यादा हो आपकी रिटर्न डेट के पहले।
जिस डेट को आप जिस कंट्री को ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ से जब रिटर्न होंगे 6 महीने से ज़्यादा की वैलिडिटी पासपोर्ट में, आपके पास प्रॉपर वो होने चाहिए, प्रॉपर ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। और वीज़ा के लिए आप जो 26 देश है उसमें किसी भी देश के थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। VFX मिडिल एजेंसीज होती है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। हम जो कोई कमर्शियल वीडियो तो बना नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जिस प्रोसेस से सर गए होंगे या जो इनकी एजेंसी होगी वो जानकारियाँ मैं दे दूंगा कहीं नीचे बॉक्स में, आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए। 8 से 15 हज़ार की फीस है। बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बैंकिंग मजबूत होनी चाहिए, ट्रांजेक्शन्स अच्छे दिखने चाहिए, मिनिमम 5 लाख से ज़्यादा का बैलेंस, 3 से 5 लाख के लगभग का बैलेंस मिनिमम आपका होना ही चाहिए। इन सब के बावजूद भी गारंटी नहीं है वीज़ा की। अंतिम निर्णय उस एम्बेसी का है जिस एम्बेसी में आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है। तो अभिषेक सर की ये यात्रा अभी कंटिन्यू रहेगी, आप वीडियोस लगातार देखते आ रहे हैं, पसंद करते आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे वीज़ा के बाद जब सर फ्लाइट में चढ़े, जिस देश में ये पहली बार उतरे, उस देश में इनके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे, पूरी आइटिनरी के साथ। डे 1 पे क्या किया, डे 2 पे क्या किया, डे 3 पे क्या किया, क्या क्या हिडन चार्जेस थे, कितने पैसे कहाँ पे लग रहे थे, और क्या उन चार्जेस को कम किया जा सकता है, क्योंकि सर का कस्टमाइज प्लान था। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा, ये सीरीज कंटिन्यूस तभी होगी जब आप इसे पसंद करेंगे और अपने कमेंट्स करेंगे और आप क्वेश्चन पूछेंगे। और अभिषेक सर आपको लोग पसंद भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी कर रहे हैं, मुझे लगता है फिर से करेंगे, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो हम इस पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपकी नॉलेज में ना हो। आप देख रहे हैं MP लाइव न्यूज़, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अजय सिंह सिसोदिया। धन्यवाद।